स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पेपर टू जो हमारा है, जो कि सामान्य अध्ययन या जनरल नॉलेज का है, इसके पहले पेपर का टेस्ट सीरीज़ के पेपर 1 के आंसर डिस्कशन में टेस्ट पेपर 1 जो कि हमारे शेड्यूल के हिसाब से ये इंडियन हिस्ट्री का सेशन होना था। ये इसका पहला सेशन है जिसमें हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये वाला सेशन काफ़ी लंबा नहीं होगा। वी विल ओनली गो थ्रू जो बेसिक फॉर्मेट है, किस तरीके से हमें फ्रेमवर्क करना है आंसर्स को, केवल उन चीज़ों पे ध्यान देंगे हम। अब बिफोर आई स्टार्ट कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं कर देता हूँ रिगार्डिंग जो शेड्यूल हमारा फॉलो होना है और रिसेंट में जो चेंजेस आए हैं उसको लेके। तो अनाउंसमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ है सेशन। इसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये हम भी फर्स्ट टाइम कोर्स करा रहे हैं, तो देर आर सम इश्यूज़ जिसकी वजह से सब चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया। बट अब ज़्यादातर चीज़ प्लेस में है एंड नाउ विल बी एबल टू होल्ड द क्लासेज मोरलेस बाय शेड्यूल। क्योंकि अभी कुछ क्लासेस शेड्यूल के पीछे चले गए हैं, तो ये हमारा अनुमान है कि बाई 24 या 25 तारीख तक, 25 जुलाई तक हम वापस अपने ओरिजिनल शेड्यूल में वापस आ जाएंगे। इस समय तक हम अपने ओरिजिनल शेड्यूल को वापस पकड़ लेंगे। सो क्लासेस ख़त्म सेम टाइम पे होंगे जो कि ओरिजिनल शेड्यूल में दिया गया था, उसी हिसाब से सब क्लासेस चलेंगे। आई नो थोड़ा सा आपको प्लानिंग करने में मुश्किल हो रही होगी, बट उसके लिए हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द सारे वीडियोस रिकॉर्ड होके जाते जाएँ। इनफैक्ट हमारा कोशिश रहेगा कि अगर किसी दिन मल्टीपल क्लासेस भी हमें अपलोड करनी पड़े, वो अवेलेबल रहेगा और आप उसको जितनी बार चाहें, जब भी चाहें, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था वीडियो डाउनलोड्स को लेके, तो ये अनफॉर्चुनेटली हम अभी नहीं अलाउ कर पाएंगे। वीडियो डाउनलोड्स नहीं अलाउ कर पाएंगे, बट वो वीडियोस आपके ऐप में अवेलेबल हैं, आपके पोर्टल पे अवेलेबल हैं, इवन वेब पे अवेलेबल हैं, और आप जितनी बार चाहें इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम शेड्यूल से थोड़ा पीछे हैं। ये पहला जो पेपर था ये इंडियन हिस्ट्री पे था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच इंक्लूडेड एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो इसमें जो पेपर फॉर्मेट था वो उन सभी को आपने देखा होगा। आपके कई आंसर्स में हमारे पास आ चुके हैं और उसकी इवैल्यूएशन भी शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों में जो इनिशियल पेपर्स अपलोड हुए थे उसी क्रोनोलॉजिकल मैनर में जैसे आपने अपलोड किया है, उसी मैनर में हम उसे इवैल्यूएट करके वापस भेजते भी जाएंगे। तो विद इन 1 to 2 days यू कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि वो भी आपको वापस मिलेगा विद कमेंट फीडबैक। एंड अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है, अगर आपको जानना है कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम जो नोट्स दिए जाएंगे आपके इवैल्यूएटेड शीट में, आप उसके अलावा भी हमें हमारे प्राइवेट टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं उसको लेके। तो ये पहला क्वेश्चन था इस पेपर में, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड टू मौर्यन एम्पायर, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड चेंज इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली, ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए। वैदिक काल से मौर्य साम्राज्य तक प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं के विकास का अनुशीलन कीजिए। शासन संरचनाओं में निरंतरता और परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो सब जैसा आपने ईवीएस वाले पेपर में भी देखा होगा, इनिशियली हम फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी आंसर की, देन फुल आंसर ऑलमोस्ट क्लोज टू वर्ड लिमिट या वर्ड लिमिट के अंदर ही है ये सारे आंसर्स, एंड देन उसके बाद एनरिचमेंट मटेरियल जो आप एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स को अगर कोट कर सकते हैं, कोई अगर करंट एग्जाम्पल से जोड़ के आप अपने आंसर को ज़्यादा हायर क्वालिटी का बना सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी हमने इसमें एनरिचमेंट पॉइंट के नाम से एंटर किया है। इस वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही थैंकफुली, इसमें अगर आपको याद होगा जो इनिशियल मैंने एक आंसर राइटिंग पे क्लास लिया था, एक सेशन लिया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक डायरेक्शन देते हैं आपके आंसर को, वो रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और इसलिए इसका फ्रेमवर्क बनाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो रहा है। तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो राजनीतिक संस्थाओं का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है उससे हमें ट्रेस करना है, मतलब हमें दिखाना है, बताना है उसके बारे में। तो ये नैरेटिव है, इसमें आपको केवल उसकी जानकारी देनी है। और ये भी कंटेक्स्ट किया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक आपको वैदिक पीरियड से शुरू करते हुए मॉडर्न एम्पायर तक के इंस्टीट्यूशंस को के बारे में केवल बात करनी है, आपको उसके आगे पीछे के इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है डिस्कस कंटिन्यूटी एंड चेंज इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये यहाँ पे स्लाइटली एनालिटिकल है, यहाँ आपको
डिस्कस करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें कोई ऐसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स थे जो कंटिन्यू हुए, जो आज भी परसिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स जो एक समय पे थे, दूसरे समय पे नहीं थे, या बाद में रिफाइन होके आए, इवॉल्व होके आए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आप बताएंगे कि किस तरीके जो मेजर चेंजेस था, जैसे वैदिक ट्राइबल रूल से मौर्यन एम्पायर, आप नाम से ही पता चल रहा है ये वाला जो पीरियड था, ट्राइबल रूल 100% बोलना सही नहीं होगा, बट हाँ, क्योंकि इनिशियल ट्राइब्स ही आए थे, हमारे जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसके हिसाब से ट्राइब्स एंटर किए थे इंडिया में, वेरियस डिफरेंट आर्यन ट्राइब्स। तो उन क्लैंस में जिस तरीके का गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, जो विलेज बेस्ड था या कम्युनिटी बेस्ड था, उस समय से लेके एक पूरे एम्पायर का खड़ा होना, तो ये बेसिकली एक सेंट्रलाइजेशन दिखाता है। पहले सब के सब एकदम डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, बट एक पॉइंट के बाद ये एक बहुत हाइटेंड सेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इनफैक्ट इंडिया में पहली बार सेंट्रलाइजेशन आता है मौर्यन एम्पायर में। तो ये सबसे मेजर एक तरह से थ्रस्ट है, एक एवोल्यूशन है फ्रॉम वैदिक एज टू मौर्यन एज। तो इस क्वेश्चन में आप इसको इंट्रोडक्शन जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम एक चीज़ डिराइव कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, जो कंटेक्स्ट है, जो लार्जर ब्रॉडर कंटेक्स्ट है, वो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन का काम कर सकता है। आप इस चीज़ को एक कॉमन फ्रेमवर्क बना के रख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर मानिए वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक किसी एस्पेक्ट से पूछा गया, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करें, आप लार्जर एक कंटेक्स्ट दे के शुरू कर सकते हैं आंसर्स को। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, तो आप शुरू कर सकते हैं गांधीयन फेज के बारे में बात करते हुए टोटल, या आप ओवरऑल इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, या आप 1920s 1930s में क्या माहौल चल रहा था पॉलिटिकली, उसको लेके बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से फ्रेमवर्क है आपके लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। देन बॉडी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपने पूरे जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड चल रहा है आपका, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में। तो जैसे वैदिक पीरियड से लेके मौर्यन एम्पायर तक। अब इसमें सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपके नोट्स में भी जिस तरीके से आपने लिखा होगा, सबसे पहले आएगा अर्ली वैदिक, देन लेटर वैदिक, देन महाजनपद, एंड देन मौर्यन एम्पायर। तो यही, क्योंकि यही क्रोनोलॉजिकल ग्रोथ था इस एम्पायर का, या नॉर्दर्न इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल बॉडी का, तो हम उसी को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अर्ली वैदिक पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं या कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, फॉलोड बाई लेटर वैदिक, देन महाजनपद, देन मौर्यन। ये इसलिए क्योंकि यहाँ आपको ट्रेस करना है, यहाँ आपको ट्रेस करना है एवोल्यूशन, जो कि हमारा पहला पार्ट है। तो इसके थ्रू आप बहुत ही क्लियरली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली, विदाउट बहुत ज़्यादा डाउट किए अपने आंसर्स को, अपने आंसर के फॉर्मेट को, आप इसको बहुत ईजिली दिखा सकते हैं। देन लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, जो है कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होगा, भले ही इसमें ये 1 पॉइंट है आउट ऑफ 5, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है, एक सेपरेट एस्पेक्ट है क्वेश्चन का, तो इसलिए आप ट्राई करेंगे कि इस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करें। और आप उसमें इसको दर्शाने के बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं। आप टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कंटिन्यूटी वर्सेस चेंज दिखा रहे हैं, या एक ही एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस किस तरीके से चेंज होता है, जैसे रोल ऑफ द प्रीस्टली क्लास, या रोल ऑफ किंग, या रोल ऑफ सोल्जर्स, ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ विद टाइम। ये आप उसमें कंटिन्यूटी और उसमें चेंज, इन दोनों चीज़ों को आप टेबल के थ्रू दर्शा सकते हैं। या फिर आप एक तरफ कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से जो कंटिन्यू हुए, एंड देन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से जिसमें चेंजेस आए। तो ये 2 अलग अलग सेपरेट पैराग्राफ हो सकते हैं। कंक्लूजन में आप फिर से इसको समराइज कर सकते हैं ओवरऑल जो चेंज हुआ है। एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन का ही रीअसर्शन है, और आप एक बहुत ही एनरिचिंग पॉइंट होता है कि आप इसको मॉडर्न इंडिया से जोड़ दें। मॉडर्न इंडिया से या आज के इंडिया से अगर आप कनेक्ट करेंगे कोई भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को, तो वो दिखाता है कि आप अभी भी वो ट्रेस कर सकते हैं कि अभी भी इंडियन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन हम ट्रेस कर सकते हैं। हमारे वैदिक जो हमारा पास्ट रहा है, हमारा मौर्यन जो एम्पायर रहा है, या फ्यूचर में जाके गुप्ता एंड देन मुगल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये हमारे ही इतिहास का पार्ट है। इसको हम इजीली दर्शा सकते हैं इस तरीके के स्टैंडर्ड कंक्लूजन के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है किसी भी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया के आंसर के लिए। तो आप आंसर में पढ़ पाएंगे, ये उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। आप इसमें देखेंगे किस तरीके से कंटिन्यूटी एंड चेंज पे बात की गई, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से बॉडीज़ कंटिन्यू किए, क्या क्या नए चीज़ आए और क्या चीज़ वैसे के वैसे रह गए। इसके बाद आप इसमें जैसे अगर मैं अभी आज के समय बात करूं कि रिपब्लिक, आज भारत रिपब्लिक है, बट इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जाता है जो गणसंघ होते थे
वृज्जी में या फिर जो महाजनपद से, कुछ महाजनपद से, उसमें जिस तरीके के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे वो आज भी हमारे देश में दिख रहा है। इनफैक्ट आज हम उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो ये बहुत ही अच्छा कंक्लूडिंग पॉइंट हो सकता है इस आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इसको हिंदी में आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है, तो ये फिर से नैरेटिव हो गया, आपको केवल बताना है, कोई आपको एनालिसिस इस पॉइंट पे देने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये क्लियर है कि आपको 2 अलग अलग मूवमेंट के बारे में बात करनी है, आप उन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आप ज़्यादा पॉइंट्स क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे। दोनों को साथ में लिखना भी पॉसिबल है, बट वो उतना क्लियरली आपके पॉइंट को नहीं दर्शाएगा। जैसे कुछ आंसर्स में मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश की, बट दैट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो एज एन एग्जामिनर आपको एक बार में वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपने सारे पॉइंट्स को टच किया है कि नहीं। ऑल्सो क्योंकि भक्ति और सूफी मूवमेंट्स भले ही इसमें कुछ प्रिंसिपल्स कुछ सेम रहे होंगे, बट लार्जली दोनों डिफरेंट ओरिजिन थे, दोनों का इम्पैक्ट अलग था, तो इसलिए उसे अलग तरीके से दिखाना ही ज़्यादा आइडियल रहेगा। एंड देन हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप बहुत अलग अलग क्रिएटिव वेज में भी इसको आंसर कर सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं, जैसे लैंग्वेज, सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कास्ट, पॉलिटिकल कुछ इम्पैक्ट हुआ उसका, तो इन तरीके के आप अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने इन चीज़ों में परिवर्तन लाया। तो इंट्रो में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ओरिजिनेट किए और वो क्या थे एसेंशियली, जो कि स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स थे। आप ये भी कंटेक्स्ट ले सकते हैं कि ये किसके रिस्पॉन्स में थे, तो किस तरीके से जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ थे दोनों, एक तरफ आपके जो इंडिया में जिस तरीके के मतलब रिलीजन्स के अंदर जैसे वैष्णविज्म हुआ, शैविज्म हुआ, इसमें जो ऑर्थोडॉक्सिटीज़ थी इसको किस तरीके से काउंटर करते हुए भक्ति मूवमेंट का जन्म हुआ, और साथ ही साथ किस तरीके से इस्लाम के अंदर अगर कोई ऑर्थोडॉक्सिटी थी तो उसको किस तरीके से काउंटर करते हुए सूफी मूवमेंट का जन्म हुआ, और किस तरीके से उनके कुछ प्रिंसिपल्स बहुत सिमिलर थे, उनको आप बता सकते हैं। वो क्योंकि सिमिलर टाइम पीरियड में होते हैं, दोनों मेडिवल इंडिया में होते हैं, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। बॉडी में अगेन जिस तरीके से मैंने बताया, पहले भक्ति मूवमेंट आप डिस्कस करेंगे, देन सूफी मूवमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कॉमन फीचर्स दोनों में थे, क्योंकि आप इससे एक एनालिटिकल पार्ट आएगा, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ये आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर 1-2 लाइन्स या 1-2-3 पॉइंट्स लिख देते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिखाएगा कि आप भले ही वो क्वेश्चन नैरेटिव था, आप उसमें एनालिटिकल एलिमेंट भी लेके आ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक तरह से लिंकिंग पॉइंट बनेगा जो ये वाला पार्ट है क्वेश्चन का, इसको सेकंड लास्ट वाले पार्ट से, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का डिमांड है कि किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इंडियन सोसाइटी को। तो आप इसमें सोशल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इनफैक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आप अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंसेस को ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। एंड देन फिर कंक्लूजन में आप उसी इन्फ्लुएंस को समअप करके दिखा सकते हैं आज के समय इंडियन सोसाइटी में उसके जो इम्पैक्ट्स दिखते हैं भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के, जो कि एक्चुअली बहुत ही प्रोफाउंड है, उनके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, इसको लेके आंसर्स बहुत ही डायरेक्ट हैं। सबसे पहले फीचर्स आप डिस्कस करेंगे दोनों का, कॉमन फीचर्स आप उसके अंदर भी दिखा सकते हैं, अलग से भी दिखा सकते हैं, देन किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इंडियन सोसाइटी को, इसके बारे में बात किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, इसको ये 2 पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें पार्ट ए जो कि 10 मार्क्स का है, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कॉन्शियसनेस इन 19th सेंचुरी, कि किस तरीके से इंडियन कंसेप्शन जो है आज हमारे देश को लेके जो एक विचार है कि इंडियननेस क्या होता है, इसका जन्म किस तरीके से 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से ये सामने आया। तो ये बहुत ही ओपन क्वेश्चन है, यहाँ पे अब ये आपके क्रिएटिविटी और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप क्रोनोलॉजिकली सब चीज़ ट्रेस करें कि किस तरीके से पहले इंडिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे या जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, तो उस समय कैसे एक लैक था, एक वैक्यूम था, किस तरीके से कमी थी एक इंडियन कॉन्शियसनेस की, कि इंडिया एज अ सिंगल एंटिटी किस तरीके से मिसिंग था। उस समय बहुत सारे पॉलिटिकली हम लोग फ्रैगमेंटेड थे, पॉलिटिकली हम बहुत अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, फिर चाहे वो मुगल्स हो या उनके बाद जो उनके वैसल स्टेट्स या छोटे स्टेट्स आए, वैसल स्टेट जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, या जो आपके इंडिपेंडेंट
किंगडम्स थे जैसे मैसूर, या जो राजपूत किंगडम्स थे वो, या जो रिबेल किंगडम्स थे जैसे कि टीपू सुल्तान के अंदर जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। तो अब ये दिखा सकते हैं किस तरीके से ये एक सिचुएशन पहले थी जहाँ पे हम फ्रैगमेंटेड रहे थे हिस्टोरिकली, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, सोशल फैक्टर्स की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, और किस तरीके से ड्यू टू द चेंजेस जो कि 19th सेंचुरी में आते हैं एक कॉमन यूनिफाइड इंडिया का कंसेप्शन सामने आता है। तो इसको आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो इंट्रो, कॉलोनियल कॉन्टैक्ट एंड सोशल इकोनॉमिक चेंजेस स्पार्क न्यू इंडियन आइडेंटिटी की, किस तरीके से एक नए भारतीय जो एक आइडेंटिटी का जन्म हुआ वो किस तरीके से कॉलोनियल जो इम्पैक्ट था इसमें, जो ब्रिटिश का एंट्री या फ्रेंच का एंट्री जो हुआ था, यूरोपियंस का जो एंट्री हुआ था, किस तरीके से इसने एक चेंज को स्पार्क किया जो इंडियन आइडेंटिटी को जन्म देता है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देन बॉडी में आप सबसे पहले ब्रिटिश इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं इंडिया को एक दूसरे से जुड़ने में। अलग अलग पार्ट्स जो हैं इंडिया के वो किस तरीके से एक दूसरे से अब कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जा सकते हैं, इसको जगाने में ब्रिटिश इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश पॉलिटिकली जो वो हमारे साथ कर रहे थे, जो एक्सप्लॉयटेशन थ्रू आउट इंडिया दिखने लगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से हम एक इंडियन आइडेंटिटी का जन्म होता है। देन सोशल रिफॉर्म, किस तरीके से इसका रोल था, किस तरीके से जो आपके अलग अलग मूवमेंट्स चले, राजा राम मोहन रॉय के, ब्रह्मो समाज, एंटी कास्ट एफर्ट्स, जो फ्रैगमेंटेड एक सोसाइटी थी, टूटी हुई सोसाइटी थी, किस तरीके से वो एक सिंगल आइडेंटिटी के अंदर आना शुरू करती है, जो कि सोशल रिफॉर्म जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इकोनॉमिक क्रिटिक जो हुआ उस समय, ये एक तरीके से ब्रिटिश इम्पैक्ट का ही कंटिन्यूस पॉइंट है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक क्रिटिक हुई वो दिखाई कि हमारी इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक्ड है और एक तरीके से तोड़ी गई है सिस्टमैटिकली ड्यू टू ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। एंड कल्चरली भी किस तरीके से हम अपने ही पास्ट को जानने लगे, किस तरीके से हम अपने ही इतिहास को जब हमने जाना, जब अशोक के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, हड़प्पा के बारे में जाना जाता है, जो कि हड़प्पा के बारे में 20th सेंचुरी में, बट स्टिल ये एक कंटिन्यूस ग्रोथ का प्रोसेस रहा जब एक इंडियन आइडेंटिटी को शेप मिलना शुरू हुआ ड्यू टू हिस्टोरियंस और उनके काम। तो इस तरीके से आप इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। कंक्लूजन भी बहुत तरीके का हो सकता है। आप ये जैसे ये जो कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया, ये एक समेशन है ओवरऑल पूरे आर्ग्यूमेंट का, एक कोई का आप ब्रीफ में फिर से लिख रहे हैं, पर इसके अलावा आप मॉडर्न इंडिया को भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे फ्रेमवर्क को मीट करेगा जो हमने फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने की कोशिश की है। मॉडर्न इंडिया किस तरीके से आज भी ये जो इंडियन आइडेंटिटी उस समय जन्म ली, वो किस तरीके से आज भी बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सोसाइटी में, या इवन हमारे साइकोलॉजी में, किस तरीके से उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ एनरिचमेंट पॉइंट्स भी हो गए। देन ये सेकेंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का। ये बोलता है एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस, वर्नाक्युलर एजुकेशन एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन दिस अवेकनिंग। तो हिंदी में, इस जागरण में प्रेस, स्थानीय शिक्षा तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के योगदान का परीक्षण करें। तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्लियर है कि आपको किस डायरेक्शन में इस आंसर को ले जाना है। पहला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ओपन था, आप उसको कई तरीके से अप्रोच कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन में आपको पता है आपको किन एस्पेक्ट्स पे बात करनी है और आप उसी के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रो, ये उसी क्वेश्चन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि 19th सेंचुरी अवेकनिंग किस तरीके से सोशल और जो जिस तरीके से जो आइडियाज़ का आदान प्रदान शुरू होता है उसके वजह से ये जो आइडेंटिटी का क्रिएशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन बॉडी में वर्नाक्युलर प्रेस, जो कि इसमें प्रेस, वर्नाक्युलर एजुकेशन एंड रिफॉर्म मूवमेंट, किस तरीके से इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे अवेकनिंग में, जो इंडियन आइडेंटिटी के जन्म लेने में, उसके बारे में हम स्पेसिफिकली उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यही अप्रोच आप पहले वाले आंसर में भी फॉलो कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन दिया नहीं गया है। अब यहाँ पे भी उन फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते थे जिसके वजह से ये सारे के सारे चेंजेस आए, बट क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पेपर में आप आगे देख रहे हैं कि एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन के रूप में है, तो यहाँ पे एक ओवरव्यू देना ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इन एस्पेक्ट्स को ज़्यादा क्लोजली स्टडी करके उसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट भी है कि ऐसे पेपर्स में पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एक बार बिफोर स्टार्टिंग द पेपर आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको किन एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा डेप्थ में जाना है एक पर्टिकुलर आंसर में,
अगर स्पेशली अगर कोई क्वेश्चन सब पार्ट्स का है तो आप उस पर इन बातों का ध्यान रख पाएंगे। एंड देन कंक्लूजन में आप फिर से उसके बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इन फोर्सेज में साथ आके एक इंडियन नेशनलिस्टिक स्पिरिट को जन्म दिया, इसके बारे में हम कंक्लूजन में बात करेंगे। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो पॉइंट्स लिखे गए हैं मेन आंसर में। देन क्वेश्चन नंबर 4, critically analyze the economic impact of British colonial rule in India. How did land revenue systems, trade policies and deindustrialization fuel nationalist sentiment? तो अगेन हिंदी में हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। किसी प्रकार भू राजस्व प्रणाली, व्यापार नीति और औद्योगिकरण का पतन राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रज्वलित करता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्टली आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट इसमें भी आपके पास फ्रीडम है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए कि आप किस तरीके से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आप क्रिटिकली एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। तो एक तरीका ये है कि आप इसको दूसरे पार्ट से जोड़ के साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि इस तरीके से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए, जिसका कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ मेंशन्ड भी है, रेवेन्यू सिस्टम, ट्रेड पॉलिसीज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये किस तरीके से एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जन्म दे रहे हैं, ये आप डायरेक्टली उसी आंसर के पार्ट में दिखा सकते हैं, अनलाइक दोनों को, इंस्टेड कि दोनों को अलग अलग आप अप्रोच करें। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले पार्ट में भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सेकेंड पार्ट में भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, ये दोनों साथ में चल सकता है। पर क्योंकि ये आंसर लिखने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको एक बहुत ही कोहेरेंट आंसर लिखना पड़ेगा। ज़्यादा सिंपल अप्रोच ये हो सकता है कि आप सब पहले ही क्वेश्चन को एक कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें, आप एक सब हेडिंग अप्रोच फॉलो करें, आप पहले ही एक स्ट्रक्चर बना लें कि हमें इन एस्पेक्ट्स को टच करना है और हर एस्पेक्ट के नीचे आप 3 से 4 पॉइंट मेंशन करें, जिससे आपका आंसर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए और उसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो इसका मेन बॉडी आएगा, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, ट्रेड पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया है। देन हमने ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ, ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। एंड देन क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स अल्टीमेटली, ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये भी अल्टीमेटली नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जन्म दे रहा है, तो इसके बारे में हम लास्ट में कुछ देर तक डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का बहुत ही क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट हो सकता है, जिसमें हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और पॉइंट्स अपने आप जनरेट होते जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन ओवरऑल क्या इंपैक्ट रहा इंडियन इकोनॉमी पे, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फ्यूलिंग नेशनलिज्म, किस तरीके से इसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप चाहें तो ये वाले एस्पेक्ट को कुछ और एलैबोरेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है थोड़ा और एलैबोरेशन नीडेड होगा एक्चुअल आंसर में, और वो पॉइंट्स यहीं से निकल के आ सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आपको रीशेप करके आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आंसर थोड़ा और बैलेंस दिखे। ठीक है, ये एक अप्रोच हो सकता है। देन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इकोनॉमिक पॉइंट्स मेंशन है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स का है। इसमें पार्ट ए है कि व्हाट वर द मेन कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी। तो ये बहुत ही डायरेक्ट है कि केवल आपको वो पॉइंट्स लिस्ट करने हैं जिसकी वजह से मुगल एम्पायर 18वीं शताब्दी में टूटना शुरू कर जाता है। तो इसमें आप पहले बताएंगे कि किस तरीके से, किस वक्त एग्जैक्टली मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है, उसके प्रमुख कारण क्या है, वो आप इंट्रोडक्शन में करके एक कंटेक्स्ट दे सकते हैं ओवरऑल इस आंसर को। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी बता सकते हैं कि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या रहा, वो भी एक शुरुआत करने का तरीका हो सकता है कि 18वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी तक मुगल एम्पायर जो अपने आप में इतना बड़ा साम्राज्य था, दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्सेज में से था, कंट्रीज़ में से बना के रखा था इंडिया को, किस तरीके से विद इन 100 ईयर्स वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, एक फॉरेन कंपनी का रूल इतने बड़े देश पे हो जाता है, और किस तरीके से वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। इसके पीछे कुछ कारण तो रहे होंगे, उन कारणों का डिस्कशन आप बॉडी में करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन एक हो सकता है। अब बॉडी में जो जो पॉइंट्स हैं, आप उसको, जितने पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में सबके पास पॉइंट्स की कमी नहीं होगी, इसी आंसर को अच्छा किस तरीके से बनाया जाए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो आएगा इस तरीके के क्लासिफिकेशन से। अब मैं चाहूँ तो इन्हीं सब पॉइंट्स को मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख के लिस्ट कर दूँ, बट जब मैं इसे कुछ पर्टिकुलर सब पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जब इसे मैं कुछ सब हेडिंग्स के अंदर ला के दिखाता हूँ, तो मैं ये एग्जामिनर को ईजी होता है सबसे पहले बात समझने में कि हाँ आपने सारे पॉइंट्स कवर किए। सेकेंडली वो देख के दिखाता है कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा है। जब आप आंसर लिख रहे हैं तब भी आपको पता है कि वो पॉइंट एग्जैक्टली किस
ओवरऑल किस कंटेक्स्ट में आता है, क्या वो पॉलिटिकल कारण था, क्या वो मिलिट्री कारण था, क्या वो जो उनकी सक्सेशन पॉलिसी थी उसकी गलती थी, या वो फॉरेन फैक्टर्स की वजह से हुआ, इन सारे पॉइंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है। देन सेकेंड पार्ट, ये एक तरह से कंटिन्यूएशन है उसी का। हाउ डिड द डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी पेव द वे फॉर राइज ऑफ रीजनल सुपर पावर्स एंड एंट्री ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन 5B है, आप एक तरीके से इस आंसर में कंक्लूजन में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक और एक ऑल्टरनेट कंक्लूजन ये हो सकता है जिसमें आप बताएं कि ये जो इन कारणों से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, का डिक्लाइन हुआ, लेकिन इसको रिप्लेस किया यूरोपियन पावर्स ने, यूरोपियंस ने। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा कंक्लूजन हो सकता है, जो नेक्स्ट पार्ट जो है आपके उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, उसको एक तरह से उसका इंट्रोडक्शन का काम करेगा बिना एग्जामिनर को वो मतलब दिखाए। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आउटपुट हो सकता है इसमें। देन फ्रेमवर्क हम इसमें नोटिस करेंगे, तो ये जो उसका कंक्लूजन है एक तरीके से वही इंट्रोडक्शन आप फिर से यहाँ पे लिखेंगे। देन बॉडी में आप बताएंगे कि क्या क्या कारण थे पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल कारण हो गए, किस तरीके से रीजनल स्टेट्स आने लगे, जो मिलिट्री यूनिटी थी, जो इंडिया का जो कंसेप्ट था मुगल्स के अंदर, वो किस तरीके से ब्रेक डाउन करने लगा, इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन जो होने लगे, किस तरीके से जो रोल ऑफ फॉरेन कंपनीज, बट इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आने लगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स जिसमें इंडिया नहीं कीप अप कर पाया पर यूरोपियन पावर्स करके रखे थे, उसके वजह से ओवरऑल एक जो डिक्लाइन होता है वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को यहाँ पे जगह देता है, जिसमें वो आके फिर फ्लरिश करते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का डायरेक्ट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये भी 2 पार्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है पर्सनालिटीज़ पे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पर्सनालिटीज़ पे दिया था ताकि हम देखें कि इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं, जब किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करनी होती है या 2 फ्रीडम फाइटर्स को कंपेयर करना होता है, तो उन आंसर्स को किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में, उसके लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया। सो इंट्रोडक्शन इसमें, क्योंकि ये गांधी और बोस पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंपेयर द पॉलिटिकल फिलॉसफीज एंड मेथड्स ऑफ महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, और क्योंकि कंपेरिजन है इसलिए आप इसमें दोनों दिखाएंगे। आप उसमें सिमिलैरिटीज़ भी दिखा सकते हैं और आप इसमें डिफरेंसेस भी दिखा सकते हैं। पर क्योंकि ये दोनों फिगर्स मतलब हमें पता है, हमने जो पढ़ाई की है इंडियन हिस्ट्री की, उससे हम जानते हैं कि दोनों के विचार कई मुद्दों पे बहुत ही अलग थे। इस हद तक अलग थे कि जब सुभाष चंद्र बोस जी का इलेक्शन होता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में सेकेंड टाइम, तो किस तरीके से गांधी जी इसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे अपनी मॉरल डिफीट मानते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो ये दोनों फिगर्स इंडियन हिस्ट्री में इतने पोलराइजिंग रहे हैं, इतने अलग अलग छोर पे रहे हैं कि इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। बट जो स्टूडेंट्स इसमें भी सिमिलैरिटी निकाल पाए, जो ये दिखा पाए कि इन दोनों में भी कुछ चीज़ कॉमन थी या इनके अल्टीमेट एम्स कॉमन थे, वो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव ला पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कंक्लूजन का काम कर सकता है या मेन बॉडी में भी वो एक पार्ट बन सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले जो अभी तक मैंने जो कहा उसी बात को आप एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर बॉडी में अप्रोच टू फ्रीडम, किस तरीके से दोनों के अलग थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग थे, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आ जाएं। अप्रोच टू फ्रीडम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक विजन, मेथड्स, एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्रिटिश, एटीट्यूड टूवर्ड्स यूज़ ऑफ फोर्स फ्रॉम, जैसे फेशिस्ट पावर्स को का सहायता हमें लेना चाहिए कि नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय हमें ये ब्रिटिश के खिलाफ मास स्ट्रगल करना चाहिए कि नहीं, इन चीज़ों को लेके जो डिस्कशन थे आप पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं। एंड दोनों का जो व्यू था, एक तरफ गांधी जी का व्यू, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का व्यू, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छा आइडिया है। प्रेजेंटेशन के लिए आप इसमें टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड देन कंक्लूजन में आप वो कॉमनैलिटी ला सकते हैं दोनों के बीच में, वो चीज़ जो सेम थी, जो दोनों ही जिस चीज़ को सपोर्ट करते थे, उन चीज़ों को आप सामने लाके प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपका पर्सपेक्टिव बैलेंस है। आप भले ही उन दोनों के डिफरेंसेस को तो जान ही रहे हैं, पर उन किस मामले पे दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, उन पे भी उनके बारे में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आपको पता होगा कि फादर ऑफ द नेशन जो था ये सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए यूज़ किया। तो आप इस बात को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये इस पर्टिकुलर कोट को भी महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि वो प्रिंस अमंग पेट्रियट्स हैं। इस कोटेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं कंक्लूजन में, दिखाने के लिए कि भले ही दोनों के तरीके अलग रहे हों, दोनों के मेथडोलॉजी अलग रहे हों, पर अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को बहुत म्यूचुअली रिस्पेक्ट भी करते हैं
और दोनों ये बात मानते हैं कि अपने अपने तरीके से वो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो कदम ले रहे हैं उसका योगदान है। नाउ इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। ये 6B है, क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड, हाउ डिड हिज विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया शेप द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग। तो ये हम मॉडर्न इंडिया और पोस्ट, मतलब मॉडर्न इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों एस्पेक्ट्स को टच करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को दिमाग में रखते हुए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर है, आप नेहरू जी के बारे में बता सकते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है हिस्ट्री में वो बता सकते हैं, किस तरीके से वो, क्योंकि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ब्रिटिश राज में उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो एक लिंक है ब्रिटिश राज और इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बीच में। तो इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। देन सबसे पहले हमें उनके रोल को क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो आप यहाँ पे इनके रोल को बताएंगे कि इनका रोल था क्या, एंड देन आप इसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। एंड देन किस तरीके से इनके अप्रोचेज ने मॉडर्न इंडिया को शेप किया, इसके बारे में एक पैराग्राफ यहाँ पे, ये शायद फ्रेमवर्क से मिस हो गया, इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न विजन ऑफ इंडिया। इसको अब यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, IITs, एम्स, फॉरेन पॉलिसी में जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो, साइंस एंड टेक, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, डिफेंस के फील्ड में जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकली जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके, इनको आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही एक डाइवर्स आंसर बन के निकलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 150 to 180 वर्ड्स होंगे कम अराउंड लिखने के लिए। तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स ही मेंशन कर सकते हैं। इससे आपको ज़रूरी है कि आप कम शब्दों में ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करें और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिखें। तो ये इस आंसर का डिमांड है। एंड देन आप यहाँ पे एक उनके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देके ख़त्म भी कर सकते हैं इस आंसर को, कि किस तरीके से वो एक पोलराइजिंग फिगर भी है आज के डेट में। हमारे जो आज की जो राजनीति है, इसमें भी नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से दो अलग अलग लेंस से देखा जाता है, इसके बारे में भी आप लिख के एक मॉडर्न टच इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप राम मनोहर लोहिया जी के क्रिटिक को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कहते हैं कि जो नेहरूवियन मॉडल है डेवलपमेंट का, ये एक अर्बन बायस है, एक शहरी बायस है इसमें, जो उसमें इनबिल्ट है। तो किस तरीके से नेहरू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, और इसमें आपको ज़्यादा डाउट्स होने नहीं चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्लियरली मेंशन कर रहा है, आपको डायरेक्शन सेट कर रहा है। डायरेक्टिव कीवर्ड अगर आपको याद होंगे, डायरेक्टिव कीवर्ड बहुत क्लियर है यहाँ पे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, आपको कंपेयर करना है एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। कंपेयर में आप दिखाएंगे क्या क्या चीज़ सिमिलर थे, एंड कॉन्ट्रास्ट में आप दिखाएंगे क्या क्या चीज़ डिफरेंट थे। उसके बाद हाउ डिड दीज रिलीजन्स चैलेंज ऑर्थोडॉक्स वैदिक ट्रेडिशंस ऑफ द टाइम। तो इसमें आप या तो आप चाहें तो बुद्धिज्म का अलग से या जैनिज्म का अलग से दिखा सकते हैं, या आप दोनों को साथ में क्लब करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हेटेरोडॉक्स जो ट्रेडिशंस आए उनको दर्शाते हैं। तो आप किस तरीके से ऑर्थोडॉक्स वैदिक प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे, उसको आप एक तरीके से यहाँ पे थ्रू वन टेबल ओनली आप उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी है, जो उनका प्रभाव पड़ा, जिस तरीके से प्रभाव पड़ा उनका ऑर्थोडॉक्स वैदिक ट्रेडिशन पे, वो सिमिलर थे दोनों के। तो इसलिए आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप बताएंगे किस समय पे बुद्धिस्ट और जैन फिलॉसफी लाते हैं, वैदिक ऑर्थोडॉक्सी का क्या मतलब है, कि वो क्या क्या चीज़ थे, वैदिक प्रैक्टिसेस थे जिनको वो रिजेक्ट करते हैं, जिनके खिलाफ वो खड़े होते हैं। एंड देन बॉडी में आप दिखाएंगे कॉमन प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरीके से वो वैदिक ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते हैं, और किस तरीके से सोशल रिलीजियस एक इम्पैक्ट जो आता है नया, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क आप पहले से प्रिपेयर करके इस आंसर को रख सकते हैं। फाइनली हमारे एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 8। यस, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, मेथड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशन बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट है, आपको ये देखना है। एक है टाइमलाइन या फेज, और सेकंड है ये आपका एक एक्सिस है। सेकंड एक्सिस है आपका जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जा रहा है, आइडियोलॉजी कि किस पैरामीटर्स पे आपको कंपेयर करना है, मेथड्स, कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, नेशन बिल्डिंग।
इसको आप चाहें तो 4 पॉइंट बना सकते हैं या 3 पॉइंट बना सकते हैं इन दोनों को क्लब करके। अब आपको ट्रेस करना है कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अलग अलग फेज़ रहा, तो सबसे पहले जो मॉडरेट फेज़ था वो, देन एक्सट्रीमिस्ट फेज़ था वो, एंड देन गांधीयन फेज़। या आप एक तरीके से अगर आप चाहें तो, अगर आप कुछ और एनरिचिंग देना चाहते हैं, तो हम जो क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि गांधी जी का रोल जो डू और डाई के बाद बहुत कम था, उनका उनका जो स्पीच था वो बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर था, पर कंट्रीब्यूशन कम था, तो पोस्ट गांधीयन फेज में हम इसे भले ही ये बहुत लिटरेचर में नहीं हो, भले ही ये ऐसा हिस्टोरिकली कहीं हमने पढ़ा नहीं हो, पर ये इनोवेटिव हो सकता है अगर आप ये दिखाएं कि 4 फेज़ में अगर हम तोड़ते हैं इस मूवमेंट को, तो किस तरीके से अलग अलग फेज़ में अलग अलग आइडियोलॉजी थे, मेथड्स थे, और किस तरीके से उसने कंट्रीब्यूट किया जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको। तो ये आप दिखा सकते हैं, तो ये यहाँ पे विजिबल है। ये 4 पॉइंट्स में आप तोड़ेंगे, एंड देन क्या क्या कॉमन, क्या क्या पॉइंट्स थे उसके अंदर, जब आप वो मेंशन करेंगे अपने आप में एक कंपैरिजन का काम करेगा। बट साथ ही साथ आप एक अलग से लास्ट में 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ कंक्लूजन के पहले दे सकते हैं, स्पेसिफिकली कंपेयर करते हुए जो जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आए, जो जो मेथडोलॉजी में शिफ्ट आए, जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट आए, उसको आप लास्ट में फिर से सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मॉडरेट फेज में आप डिस्कस करेंगे लीडर्स, आइडियोलॉजी, मेथड, उनकी जो फिलॉसफी है, और फाइनली किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे सिमिलर तरीके से आप नोटिस करेंगे, सेम फॉर्मेट में प्रेजेंटेड है। तो ये रहा इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट डिस्कशन। अब इसमें इस आंसर की को अगर आप नोटिस करेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लगभग मोस्ट जो पार्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के उसको कवर करता है। जो एस्पेक्ट्स, जो पार्ट्स इंडियन हिस्ट्री के कवर नहीं हो रहे हैं इस पेपर में, वो हम कवर करेंगे अपने जो कंप्लीट फुल लेंथ पेपर्स होने वाले हैं, फुल लेंथ पेपर्स, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे वो हम ट्राई करेंगे इन एरिया से बाहर से आएँ, ताकि हम सारे टॉपिक्स को, सारे सिलेबस को कंप्लीटली कवर कर पाएँ। अब वापस मैं आना चाहूँगा, रीआइट्रेट करना चाहूँगा जो शेड्यूल को लेके, रिसेंट में जो शेड्यूल को लेके चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल ऑफ ट्रैक चला गया है थोड़ा सा पिछले 3-4 दिनों में, इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले 2-3 दिनों के अंदर, जैसे आज 15 जुलाई है, तो विद इन 18 या 19 जुलाई तक हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट जो अभी तक क्वेश्चन टॉपिक्स छूट गए, स्पेशली ईवीएस के लेक्चर जो छूट गए हैं, और आपके जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस जो छूट गए हैं, उन चीज़ों को, क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस जो छूट गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करूं, सबसे पहले ईवीएस को प्रायोरिटाइज करते हुए, बट ये सारे टॉपिक्स भी टाइम पे आते जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि जनरल स्टडीज़ 1 जो आपका, सॉरी पेपर 1 का जो है, पेपर 1 जो आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है और ये क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, इनके पेपर्स तैयार हो गए हैं, तो ये मैं सारे के सारे पेपर्स एक ही साथ अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अपने टाइम और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्वालिफाइंग पेपर को पहले ही कवर करके ख़त्म कर पाएँ। बाद में जब एग्ज़ाम पास हो तब आपको इन पेपर्स के बारे में नहीं सोचना पड़े। तो ये पेपर्स अर्लीस्ट अपलोड हो जाएंगे शेड्यूल से पहले ही, बिफोर शेड्यूल डिस्कस हो जाएंगे, ये सारे पेपर्स अपलोड हो जाएंगे, सारे पेपर्स डिस्कशंस इनके कुछ समय पे आते रहेंगे, वो हम शेड्यूल के हिसाब से ट्राई करेंगे डालने का। बट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको वो आंसर करने का मौका मिल जाए जल्दी से जल्दी, इसलिए इन पेपर्स को हम अभी ही अपलोड कर देंगे विद इन 1 to 2 डेज, तो ये भी काम खत्म हो जाएगा ना। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो स्पेसिफिकली इस पेपर से रिलेटेड, अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, कहीं कन्फ्यूजन है, कोई कंप्लेन है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसे आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप पे आप आके बात करें, वहाँ पे ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए कम्युनिकेट करना आपके साथ, ताकि हम डिस्कस कर पाएँ कि एग्जैक्टली किस आपको क्या चाहिए इस कोर्स से, क्या क्या आपको एडिशनल चीज़ों की आवश्यकता है, और उन चीज़ों को मैं विद इन टाइम प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरा भी शेड्यूल काफ़ी बिजी है इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इवैल्यूएशन भी मुझे साथ में करना है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 5 to 7 डेज हम पूरे शेड्यूल को वापस पकड़ पाएँ, और जैसा मैंने कहा क्लास के पहले 24-25 तक हम वापस ओरिजिनल शेड्यूल को कम्प्लीटली फॉलो कर पाएंगे। तो उस समय तक हमारे जो बैकलॉग वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, एंड 24-25 से जिस ऑर्डर में शेड्यूल में मेंशन है उसी ऑर्डर में वीडियोस आएंगे। तो ये आज का सेशन में इतना ही है, और भी वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, एंड जल्दी ही हम होप करते हैं कि हम वापस ट्रैक पे आएँ और इस एग्ज़ाम को कंप्लीट फोकस और कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि अगर ये एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम अर्लीस्ट अपने निर्धारित डेट पे भी होता है, जो कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त है एज ऑफ नाउ,
तो भी हम इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें और किसी भी तरीके की कसर नहीं रह जाए। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और मैं होप करता हूँ कि आप 1-2 दिन और पेशेंस बना के रखें, ये सारे के सारे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। तो थैंक यू ऑल। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो ज़रूर आप हमें रीच आउट करें। थैंक यू।